गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है आंशिक मोलर राशियाँ या पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। आंशिक मोलर राशियाँ हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकीय गुणधर्म जैसे ई, एच, एस, ए और जी यानी एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब की सब जो हैं ये विस्तीर्ण गुणधर्म या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनके मान जो हैं वो निकाय के भार संहति के साथ में बदलते हैं। द्रव्यमान के साथ इन गुणों की वैल्यू भी चेंज होती है। अब ऊष्मागतिकी में जिन समीकरणों की व्युत्पत्ति की गई उनमें ये धारणा बनाई गई कि ये तंत्र जो है वो क्लोज सिस्टम या बंद निकाय है, यानी कि इन तंत्रों या निकायों के द्रव्यमान या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से जो समीकरण प्राप्त होते हैं उनके परिणामों को ओपन सिस्टम में लागू नहीं किया जा सकता है। इन परिणामों को ओपन सिस्टम या खुले निकाय जैसे विलयन या विषमांगी तंत्र इनमें बदलने के लिए हमें एक अन्य राशि की आवश्यकता पड़ती है। लुईस ने इस ऊष्मागतिकीय राशि का उपयोग किया ताकि हम उन मानों को जो बंद तंत्र के लिए निकाले गए उन्हें हम ओपन सिस्टम के लिए भी लागू कर सकें। जिस राशि का उपयोग किया लुईस ने उसको हम कहते हैं आंशिक मोलर राशि या पार्शियल मोलर क्वांटिटी। यानी पार्शियल मोलर राशि वो राशि है जिसकी सहायता से बंद निकाय के लिए प्राप्त परिणामों को या समीकरणों को खुले निकाय के लिए भी लागू किया जा सके। उस राशि को हम कहते हैं आंशिक मोलर राशि या पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सच एज E, H, S, A and G are extensive properties because their value changes with change in mass content of the system. Hence, equations relating these quantities consider the system to be a closed. Lewis established a thermodynamic quantity X to extend their relation into the open system. The X is known as partial molar quantity. X is a function of temperature, pressure as well as moles of different constituents. X जो है वो न सिर्फ ताप और दाब का फलन होता है बल्कि निकाय में मौजूद उपस्थित विभिन्न संघटकों के मोल की संख्या का भी फलन है। X is a function of not only temperature and pressure but it is also the functions of moles of different constituents present in the system. अब कोई भी ऊष्मागतिकीय विस्तीर्ण गुणधर्म है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इसका मान समांगी निकाय के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करेगा? निकाय की अवस्था पर। जैसे ताप, दाब और विभिन्न अवयवों पे की उपस्थित मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। X इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2 कहाँ तक? अप टू Ni. X इज ए फंक्शन ऑफ
टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 N कहाँ तक, अप टू Ni। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, यदि निकाय के ताप और दाब में सूक्ष्म परिवर्तन हो और अवयवों की मात्रा में भी सूक्ष्म परिवर्तन हो, तो जो X प्रॉपर्टी है इसमें भी कितना परिवर्तन होगा, सूक्ष्म परिवर्तन होगा, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, dx बराबर क्या हो जाएगा, एक एक करके सबके सापेक्ष अवकलन होगा, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। तो पहले क्या आ जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल टी, क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर N1 N2 सो ऑन dt, प्लस डेल एक्स ओवर डेल पी, कांस्टेंट क्या हो गया, T N1 N2 साथ में dp, प्लस डेल एक्स ओवर डेल N1, कांस्टेंट क्या हो गया, dn, कांस्टेंट क्या हो गया, P प्रेशर, टेम्परेचर N2 N3 सो ऑन dN1, प्लस डेल एक्स ओवर डेल N2, कांस्टेंट क्या हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर N1 N2 कांस्टेंट नहीं है, बाकी N1 N3 सो ऑन इंटू dN2, कहाँ तक होगा ये, अप टू डेल एक्स ओवर डेल Ni, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट Ni dNi। अब ये जो डेरिवेटिव है कौन सा, डेल एक्स ओवर डेल Ni, T P N1 N2 कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं I अवयव की मोलर राशि। क्या कहलाएगी ये, पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट I अवयव की आंशिक मोलर राशि। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, XI बार, ऊपर लाइन खींची है, ये कहलाता है बार, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल XI बार, से इसको XI बार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास होगा डेल एक्स ओवर डेल N1, TP N2 सो आर कांस्टेंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, X1 बार। और अगर हमारे पास है डेल एक्स ओवर डेल N2, TP N1 सो ऑन कांस्टेंट, तो इसको हम लिखेंगे X2 बार। यानी ये दिखाता है कि इसमें Ni के अतिरिक्त सारे पद जो है वो स्थिर रहते हैं। अतः किसी निकाय की आंशिक मोलर राशि से तात्पर्य उसके विस्तीर्ण गुणधर्म में वृद्धि से है, जो स्थिर ताप और दाब पर जब एक अवयव को छोड़कर सारे अवयवों के मोलों की संख्या स्थिर हो, तो क्रमशः किसी एक अवयव के एक मोल को जोड़ने से होती है। यहाँ निकाय की मात्रा इतनी अधिक है कि एक मोल को जोड़ने से सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। फिर से समझ लीजिए, किसी निकाय की आंशिक मोलर राशि उसके विस्तीर्ण गुणधर्म में होने वाली वृद्धि से है, जो स्थिर ताप, दाब और एक अवयव को छोड़कर सारे अवयवों के स्थिर रहने पर उस एक अवयव के एक मोल को जोड़ने से प्राप्त होती है। जबकि निकाय की मात्रा इतनी अधिक है कि एक मोल जोड़ने पर सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं dx बराबर डेल एक्स ओवर डेल टी P N1 N2 कांस्टेंट dt प्लस डेल एक्स ओवर डेल P T N1 N2 कांस्टेंट dp प्लस अब हमने
जो पहला टर्म था डेल एक्स ओवर डेल एन आई, टी पी एन टू एन थ्री कॉन्स्टेंट, इसकी जगह हमने लिख दिया x1 बार, और आगे क्या है dn1 प्लस x2 बार dn2, कहाँ तक xi बार dni। ये जो है ये खुले तंत्र के लिए आधारभूत ऊष्मागतिकीय समीकरण है। इट इज़ ए फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर एन ओपन सिस्टम। क्या किया हमने, हमारी जो ऊपर वाली समीकरण थी उसमें डेल एक्स ओवर डेल एन वन की जगह हमने क्या रख दिया x1 बार। इसी तरह डेल एक्स ओवर डेल एन टू, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो उसकी जगह क्या रख दिया हमने x2 बार। इसी तरीके से डेल एक्स ओवर डेल एन आई, बाकी सब कांस्टेंट, इसकी जगह हमने रख दिया xi बार। तो ये जो समीकरण है ये खुले तंत्र के लिए ऊष्मागतिकीय आधारभूत समीकरण है। इट इज़ ए फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर एन ओपन सिस्टम। अब यदि हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यदि किसी निकाय का ताप और दाब निश्चित रखा जाए तो क्या होगा, dt और dp के मान शून्य हो जाएंगे, यानी पहले जो दो पद हैं वो शून्य हो जाएंगे। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, dx टीपी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर किसके बराबर हो गया, ये x1 बार dn1 प्लस x2 बार dn2 अप टू xi बार dni। ये भी ओपन सिस्टम या खुले तंत्र के लिए का समीकरण है। अब यदि हम इस समीकरण को निश्चित संगठन के लिए समाकलित करते हैं तो समाकलन करने पर ये क्या आ जाएगा, निश्चित संगठन यानी n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू ni ये भी कांस्टेंट है। तो x TPN ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इसमें dx TPN लिखा हुआ है, ये d नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक लिख गया है। सो इट इज़ x TPN बराबर dn1 का इंटीग्रेशन क्या होगा n1 x1 बार, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा dn2 की जगह n2 x2 बार, सो ऑन कहाँ तक ni xi बार तक। अब इस इक्वेशन को वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बदलते हुए संगठन के लिए सामान्य अवकलन करने पर, वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिफ्रेंशिएट करने पर dxtp। अब इन दोनों में हमें क्या करना है कि पहले एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखना है, पहले को डिफ्रेंशिएट करना है। तो n1 dx1 प्लस x1 पहला टर्म हो जाएगा n1 कांस्टेंट और dx1 बार, दूसरा टर्म x1 बार dn1। इसी तरीके से n2 dx2 बार प्लस x2 बार dn2, कहाँ तक अप टू ni dxi बार प्लस xi बार dni। अब हम ये दो समीकरण, एक ऊपर है dxtp और एक है ये वाली dxtp, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा n1 dx1 बार प्लस n2 dx2 बार अप टू ni dxi बार इज इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है
ये निश्चित संगठन के निकाय पर लागू होता है। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ए सिस्टम ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, और ये हमारी गिब्स ड्यूहम समीकरण का आधार है। इट इज़ द बेसिस ऑफ गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। ये हमारी गिब्स ड्यूहम समीकरण का आधार है। अब हम देखते हैं कि ये जो आंशिक मोलर राशि हैं इनकी क्या सार्थकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज या क्वांटिटीज। हमने देखा एनर्जी एक्स आई बार की जगह, एक्स की जगह हम कोई भी विस्तीर्ण गुणधर्म ले सकते हैं, जैसे ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा, ई आई बार। किसके बराबर हो जाएगी ई आई बार, आप जानते हैं डेल ई ओवर डेल एन आई, टी पी एन वन एन टू, ये सब क्या है, कांस्टेंट। इसी तरीके से पार्शियल मोलर, इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल मोलर एनर्जी। इसी तरीके से आंशिक मोलर आयतन, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, वी आई बार, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 N3। इसी तरीके से एच आई बार, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, डेल एच ओवर डेल एन आई एट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N1 सो ऑन। इसी तरीके से ए आई बार, पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, डेल ए ओवर डेल एन आई, कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 सो ऑन। इसी तरीके से एस आई बार, पार्शियल मोलर एंट्रोपी, आंशिक मोलर एंट्रोपी, डेल एस ओवर डेल एन आई, कांस्टेंट क्या, टी पी एन आई। इसी तरीके से जी आई बार, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, आंशिक मोलर गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या हो जाएगी, डेल जी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1। अब इनको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, देखिए, यह निकाय के गुणधर्म में अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि को जोड़े गए अनंत सूक्ष्म मोलों की संख्या से विभाजित करने के बराबर है। डेल ई ओवर डेल एन आई, डेल ई क्या है, किसी निकाय की ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म वृद्धि, और उसको किससे विभाजित किया हमने, डेल एन आई, जोड़े गए अनंत सूक्ष्म मोलों की संख्या, वेरी स्मॉल मोल्स, जबकि ताप और दाब स्थिर हो। ये कंडीशन कब आएगी, व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और साथ में अन्य मोलों की संख्या भी स्थिर हो। केवल एक ही अवयव के अनंत सूक्ष्म मोलों को जोड़ने पर उस गुण में होने वाली अनंत सूक्ष्म वृद्धि आंशिक मोलर राशि कहलाती है। अब ये भी उसी तरीके से संबंधित रहती है जिस प्रकार से कुल मात्राएं संबंधित रहती हैं। हमने पढ़ा है समीकरण H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब अगर हम आंशिक मोलर राशि के रूप में लिख रहे हैं तो एच आई बार इज इक्वल टू ई आई बार प्लस पी वी आई बार, यानी एंथैल्पी की जगह हमने क्या लिख दिया, आंशिक मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी। ई की जगह क्या लिख दिया, ई आई बार, आंशिक मोलर ऊर्जा, पार्शियल मोलर एनर्जी, प्लस पी तो वी की जगह क्या लिख दिया, वी आई बार, आंशिक मोलर आयतन, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। इसी तरीके से हमने एक समीकरण और पढ़ी थी, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। तो इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई बार इज इक्वल टू ई आई बार माइनस टी एस आई बार। और गिब्स फ्री एनर्जी कैसे आ जाएगी,
GI बार इज इक्वल टू HI बार माइनस TSI बार। तो इस तरीके से हम जो हमारी सामान्य समीकरण थी बंद तंत्र के लिए, उन्हें ओपन सिस्टम में या खुले तंत्र में भी लागू कर सकते हैं जब मोलों की संख्या में परिवर्तन हो रहा हो। अब हम देखेंगे कि पार्शियल मोलर एनर्जी क्या है। जानते हैं हम पार्शियल मोलर एनर्जी क्या है? GI बार। तो हम ये जानते हैं कि DG किसके बराबर होगा? डेल जी ओवर डेल टी, P(n1) n2 सब कांस्टेंट dt प्लस डेल जी ओवर डेल पी, T(n1) n2 सब कांस्टेंट dp प्लस G1 बार dn1 प्लस G2 बार dn2 कहाँ तक? अप टू GI बार dni तक। अब हम जानते हैं कि GI बार, इसको हम कहते हैं म्यू आई या केमिकल पोटेंशियल। तो G1 बार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू1। G2 बार की जगह लिख सकते हैं हम म्यू2 और GI बार की जगह हम क्या लिखते हैं? म्यू आई। ये कहलाता है केमिकल पोटेंशियल या हिंदी में कहते हैं हम इसको रासायनिक विभव। क्या है रासायनिक विभव? डेल जी ओवर डेल एन आई, T(n1) n2 सो ऑन कांस्टेंट। यानी मिश्रण में किसी पदार्थ I का रासायनिक विभव मुक्त ऊर्जा में हुई वह वृद्धि है जो उस पदार्थ के एक मोल को स्थिर ताप व दाब पर जोड़ने से प्राप्त होती है, जबकि निकाय की मात्रा इतनी अधिक है कि एक मोल जोड़ने से इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको हम कहते हैं पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक विभव। अब हम जानते हैं कि DG गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है VDP माइनस SDT बंद निकाय के लिए। तो ओपन सिस्टम के लिए या खुले निकाय के लिए क्या किसके बराबर हो जाएगा? SDT माइनस SDT प्लस VDP प्लस म्यू1 dn1 प्लस म्यू2 dn2 अप टू म्यू आई dni। या DG किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा माइनस SDT प्लस VDP प्लस समेशन ऑफ म्यू आई dni अप टू आई। अब ये जो केमिकल पोटेंशियल है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल हम जानते हैं DG बराबर क्या हो गया? म्यू आई dni। कब? जब प्रेशर, टेम्परेचर और n दूसरे सभी कांस्टेंट हैं। अब यहाँ से अगर हम म्यू ni निकालें तो ये होगा डेल जी ओवर डेल ni, जबकि टेम्परेचर, प्रेशर, n1 n2 ये सब क्या है? दे आर द कांस्टेंट। ये सब की सब क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो है केमिकल पोटेंशियल, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। इट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यानी किसी तंत्र का विशिष्ट गुण है। इट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम।
और अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इट हैज़ द सेम एट एवरीवेयर इन द सिस्टम। सब तंत्र के साम्यावस्था में होने पर केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह समान होती है। सब्सटेंस फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल एरिया। जिस स्थान पर रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ से सब्सटेंस स्वतः ही उन स्थानों की ओर फ्लो करता है जहाँ केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव कम होता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ आई। इसलिए हम इसको आई अवयव की पलायन टेंडेंसी या एस्केपिंग टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। पलायनता, एस्केपिंग टेंडेंसी या पलायनता के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये था हमारा आंशिक मोलर राशियाँ या पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स ड्यूहेम समीकरण या गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि समीकरण N1 dx1, ये देखिए, प्लस N1 dx1 बार प्लस N2 dx2 बार अप टू Ni dxi बार इज इक्वल टू 0। ये समीकरण जो है ये गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन का आधार है। अब हम जानते हैं कि dg किसके बराबर है? अभी हमने देखा माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू, कहाँ तक? म्यू आई डी एन आई तक। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, यदि ताप और दाब स्थिर है तो डी टी और डी पी ज़ीरो हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू, कहाँ तक? अप टू म्यू आई डी एन आई। अब यदि निकाय के निश्चित संगठन को मोलों की संख्या N1, N2, Ni से प्रदर्शित किया जाए और इस समीकरण का पुनः अवकलन किया जाए तो क्या आ जाएगा? GTPN, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, म्यू वन N1, म्यू टू N2, कहाँ तक? म्यू थ्री N3। अब इस समीकरण को हम स्थिर दाब और ताप पर निकाय की मुक्त ऊर्जा को निकाय के व्यक्तिगत संगठकों इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के एन म्यू पदों के योग से बता रहे हैं, है ना। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सबके लिए एन म्यू का प्रोडक्ट का समेशन, N1 म्यू वन, N2 म्यू टू, N3 म्यू थ्री, इन सब का समेशन। यानी अब इस समीकरण को सामान्य अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अगेन dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। अब इसमें दो पद हैं तो वैसे ही करना है अपने को। पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का डिफ्रेंशिएशन। म्यू आई डी एन आई प्लस एन आई डी म्यू आई, तो आई की जगह 1 2 3 रखते जाएंगे तो डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू म्यू वन डी एन वन प्लस एन वन डी म्यू वन एक ब्रैकेट में प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस इस तरीके से अप टू म्यू आई डी एन आई प्लस एन आई डी म्यू आई। अब हम दोनों डी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वाली इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा n1 डी म्यू वन प्लस n2 डी म्यू टू अप टू ni डी म्यू आई इज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं समेशन ऑफ ni डी म्यू आई आई समेशन ऑफ आई ni डी म्यू आई इज इक्वल टू 0। ये जो तीनों समीकरण हैं ये गिब्स ड्यूहम समीकरण के 3 रूप हैं। लास्ट वाली इक्वेशन जो है वो ये बताती है कि स्थिर ताप और दाब पर रासायनिक विभव संगठन में परिवर्तन के साथ स्वतंत्रता से परिवर्तित नहीं होता बल्कि एक निश्चित तरीके से बदलता है। अब ये जो गिब्स ड्यूहम इक्वेशन है इसको हम 2 घटक वाले निकाय पर विचार करें, जैसे विलयन, एक विलायक और एक विलेय पदार्थ। तो हम क्या लिख सकते हैं n1 डी म्यू वन प्लस n2 डी म्यू टू इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन किसके लिए? बाइनरी कंपोनेंट, द्विघटक वाले तंत्र के लिए। अब यहाँ से डी म्यू वन क्या आ जाएगा? डी म्यू वन आ जाएगा माइनस n2 अपॉन n1 डी म्यू टू। यहाँ n1 और n2 क्या है? घटकों के मोलों की संख्या। n1 घटक, पहले घटक के लिए मोलों की संख्या n1 और दूसरे के लिए n2, और μ1 और μ2 उनके रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल। अब ये इक्वेशन बता रही है कि यदि घटक के रासायनिक विभव में परिवर्तन होगा तो वो दूसरे घटक के रासायनिक विभव के मान को भी प्रभावित करेगा। यदि डी म्यू वन की वैल्यू पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो डी म्यू टू कैसा होगा? ये ऋणात्मक होगा। और अगर डी म्यू वन ऋणात्मक है तो डी म्यू टू धनात्मक होगा। यानी अगर एक अवयव का रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल बढ़ रहा है तो दूसरे अवयव का कम होगा, घटेगा। और अगर पहले अवयव का रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल कम हो रहा है तो दूसरे का इसके विपरीत बढ़ेगा। अब n1 इस समीकरण को हमने n1 प्लस n2 से डिवाइड कर दिया है दोनों साइड में सभी टर्मों के लिए, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी n1 अपॉन n1 प्लस n2 डी म्यू वन प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 डी म्यू टू इज इक्वल टू बी 0। अब n1 अपॉन n1 प्लस n2 क्या है? x1, पहले अवयव का मोल प्रभाज्य, और n2 अपॉन n1 प्लस n2 क्या है? x2, दूसरे अवयव का मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? x1 डी म्यू वन प्लस x2 डी म्यू टू इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब x1 डी म्यू वन की जगह हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी म्यू वन अपॉन डी एक्स वन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंटू डी एक्स वन। यानी यहाँ हमने डी एक्स वन से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से यहाँ हमने डेल एक्स टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x1 अपॉन x1 इंटू डेल म्यू वन अपॉन डेल x1 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डी x1 प्लस x2 डेल म्यू टू अपॉन डेल x2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डी x2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0।
अब क्योंकि विलेन या बाइनरी कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनते हैं और उनका योग हमेशा एक के बराबर होता है, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx1 प्लस dx2, 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, dx1 प्लस dx2 इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हैं dx1 इज इक्वल टू माइनस dx2 या माइनस dx1 इज इक्वल टू dx2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 d mu1 अपॉन डेल x1 dx1 माइनस x2 डेल mu2 अपॉन डेल x2 dx1, यानी हमने dx2 को माइनस dx1 लिख दिया है, माइनस साइन आगे आ गया और dx1 में सिंपल है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 अब दोनों टर्मों में dx1 हो गया, इस dx1 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, x1 डेल mu1 अपॉन डेल x1 टीपी कांस्टेंट माइनस x2 के साथ में डेल mu2 अपॉन डेल x2 टीपी कांस्टेंट और dx1 बाहर आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हम जानते हैं dx1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए डेल और x1 डेल mu1 अपॉन डेल x1, तो डेल mu1 को अगर हम अलग कर दें तो x1 अपॉन डेल x1 को हम लिख सकते हैं डेल लॉग x1 एक्सपोनेंशियल बेसिस पर। इसी तरीके से x2 ओवर डेल x2 को लिख सकते हैं हम डेल ln x2 लॉग एक्सपोनेंशियल पर। तो डेल mu1 अपॉन डेल ln x1 टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट माइनस डेल mu2 अपॉन डेल ln x2 टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये जो है ये समीकरण, ये गिब्स ड्यूम समीकरण के वैकल्पिक रूप हैं, और दीज आर द ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ गिब्स ड्यूम इक्वेशन। सो आज हमने देखा कि आंशिक मोलर राशियाँ क्या होती हैं और गिब्स ड्यूम समीकरण को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।